Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the series of international business. In this video, we are going to study about the Association of Southeast Asian Nations. फुल डिटेल में देखते हैं क्या होता है, क्यों बनाई गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन को, कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और इसका पर्पस क्या है, कैसे वो आज काम कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. Asian is a regional intergovernment organization that promotes economic, political, and social cooperation among Southeast Asian countries. It was founded on 8th August 1967. तो बेसिकली एशियन एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन है वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको बोलते हैं एशियन. क्या करता है एक ऑर्गेनाइजेशन? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कोऑपरेशन प्रमोट करता है कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चले, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें. ये कब फाउंड हुई थी? 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, जकार्ता में लोकेटेड. एंड इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. मतलब जो पूरी साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है वो एक कम्युनिटी बन जाएगा, एक साथ ग्रुप बन गए हैं, उनकी एक ही आइडेंटिटी, एक ही विजन है, साथ में ग्रो करना. और यहाँ पर 10 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं. बट 10 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उससे पहले हमें देखना है कि 1967 में जब ये फॉर्म हुआ था तब कौन कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने इसको एक्चुअली फॉर्म किया था. तो 1967 में एशियन वॉज फॉर्म बाय 5 कंट्रीज़ थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन. तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, कुछ डिक्लेरेशन फाइल होते हैं. तो यहाँ पर फाइल हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसके थ्रू फॉर्म हुआ था ऑफिशियली एशियन. 5 कंट्रीज़ थे जिन्होंने 1967 में इसको क्रिएट किया था. कौन कौन से कंट्रीज़ थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने इसको ज्वाइन कर लिया, जैसे कि 1984 में ब्रूनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस, 1997 में म्यांमार ने भी, एंड लास्ट में 1999 में कंबोडिया ने भी इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया. और फाइनली हमें एक 10 कंट्रीज़ का एसोसिएशन मिला जिसको आज हम लोग जानते हैं एज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. फिर देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी देख लेते हैं. पहला है इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस. जब पूरे साउथ ईस्ट एशियन के जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है वो साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को जल्दी अचीव कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो इंडिविजुअली काम करें, एक दूसरे के साथ कम्पीट करें तो उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे जितनी वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके अचीव कर सकते हैं. सेकेंड इज टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. ग्रुप की तरह काम करेंगे तो पीस मेंटेन रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी रीजन में. वेरी बेसिक पॉइंट. इट विल ऑल्सो इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग मेंबर नेशन. साथ में काम करेंगे तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी इनकरेज होगा. देन रिजॉल्व रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली. मतलब अगर ये एसोसिएशन नहीं होता तो हो सकता है किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए वॉर हो जाती है इन कंट्रीज़ के अंदर. बट बिकॉज नाउ दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसकी एक समिट बुलाई जाएगी, वहाँ पर इसको डिस्कशंस के थ्रू सॉल्व कर लिया जाएगा. ठीक है. देन टू स्ट्रेंथन रीजनल कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड. जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें जो पूरा रीजन है इसको स्ट्रेंथन करना और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करना, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन. अब क्योंकि हम समझ चुके हैं एशियन क्या है, कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो बेसिकली एशियन 3 मेन पिलर्स पे वर्क करता है. पहला पिलर है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है इसकी, जिसका मेन मकसद क्या होता है? पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, ये जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर. फिर एक होती है इकोनॉमिक कम्युनिटी, दैट इज़ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. ये इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देती है, जैसे कि सारी कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना उनके बीच में, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. थर्ड पिलर है एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. वो ध्यान देती है बाकी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड इन्वायरमेंट. तो ये 3 पिलर्स होते हैं. बेसिकली काम को डिवाइड किया गया है 3 कम्युनिटीज़ को बनाकर. अब हम इतना सब कुछ देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा एशियन का फ्लैग भी देख लेते हैं और उसका सिंबल देखते हैं. तो ये जो फ्लैग है यहाँ पर जो 10 राइस स्टॉक्स दिखाए गए हैं, ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 10 मेंबर नेशंस की यूनिटी और फ्रेंडशिप को. फिर जो ब्लू कलर है वो पीस और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड रेड कलर रिप्रेजेंट करता है करेज एंड डायनामिज्म को. येलो कलर प्रॉस्पेरिटी को और वाइट कलर को यूनिटी को शो करने के लिए दिखाया गया है. सो ये बेसिक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव द बेसिक आइडिया कि कैसा दिखता है एशियन का फ्लैग. फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी हम लोग एक बार देख के चलते हैं. जैसे कि हमने सबसे पहला पढ़ा था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन फाइल हुआ था, जिसके थ्रू क्या हुआ था, जो एशियन है वो फॉर्म हुई थी. फिर 1992 में एशियन फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट हुआ
जिससे क्या हुआ, जितनी भी इसके अंदर मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है फ्री ट्रेड होगा, ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई। 2007 में एक चार्टर फाइल हुआ, दैट इज़ एशियन चार्टर। इससे जो एशियन है उसको एक लीगल स्टेटस मिल गया। इसी तरीके से 2020 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फाइल हुए, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेड अग्रीमेंट था। इसी तरीके के कुछ अग्रीमेंट्स होते रहते हैं एशियन में, जिसके थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। फिर देखते हैं, ये तो हमने देख लिया एशियन, ठीक है। अब हमें क्योंकि पता है कि एशियन जो है वो इंडिया जो है उसका पार्ट नहीं है उस ग्रुप का, बट वी आर वेरी क्लोज टू इट, हम भी एशिया में हैं और ये तो है ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी इकॉनमी और हमारी स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं मिलती जुलती दिख जाती हैं। तो इंडिया ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका मकसद है कि जो एशियन ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, ट्रेड में, सिक्योरिटी में कनेक्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। कुछ की डेवलपमेंट्स देख लेते हैं इंडिया और एशियन के रिलेशनशिप्स के बीच में। सो 1992 में इंडिया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था एशियन का। 1995 में फुल डायलॉग पार्टनर बना था। 2002 में फर्स्ट इंडिया एशियन समिट हुई थी कंबोडिया में, एक समिट यानी एक मीटिंग जिसमें एशियन के सारे मेंबर्स और इवन इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड था। 2009 में एक एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइल हुआ था, ठीक है। देन 2014 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया। 2018 में इंडिया ने एशियन लीडर्स को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भी इनवाइट किया था। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया के रिलेशनशिप्स विद एशियन कंट्रीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू मेंटेन कॉपरेशन इन ट्रेड, सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी विद दीज नेशंस। कुछ फन फैक्ट बता देती हूँ। जो एशियन है, जो पूरा ये एसोसिएशन है, ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी आप देख सकते हो कि इंडियन के साथ कितना ज़्यादा ट्रेड करके चलता है। तो ये हमने देखा कि कैसे इंडिया और एशियन जो है आपस में रिलेटेड है, कैसे वो लोग आपस में डील करते हैं। नाउ लेट्स एंड दिस बाय सीइंग द चैलेंजेस जो कि एशियन फेस करता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चेंजेस आते हैं इनको। सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में वही आ जाते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, कंट्रीज होंगे तो डिस्प्यूट्स भी होंगे। तो एक साउथ चाइना सी है, उससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट है चाइना, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच में। तो इसकी वजह से जो एशियन है वो भी स्ट्रगल करता है, क्योंकि अगर कोई मेंबर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सफ़र करेगी। देन द सेकंड चैलेंज इज म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार्स 2021 मिलिट्री coup led to political instability. Asian's response has been divided with no strong action taken against Myanmar's military government. तो म्यांमार में भी मिलिट्री कोप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। एडिशन जो है उसका रिस्पॉन्स भी डिवाइड हो गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता था इसके अगेंस्ट। तो कंट्री में बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है। दिस इज द मेन क्रक्स। देन वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। एशियन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन मेंबर्स डोमेस्टिक अफेयर्स। दिस लिमिट्स इट्स एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एशियन फॉलो करता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके जो डोमेस्टिक अफेयर्स है, जो उनकी कंट्री के अफेयर्स हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर नहीं करेगी। इससे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लग जाती है कि कंट्री ये आके बोल देती है कि ये हमारे कंट्री के अंदर का मामला है, सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक रूल्स फॉर दिस। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज़ पे। देन देयर आर सर इकोनॉमिक चैलेंजेस एज वेल, जैसे कि अनइवन डेवलपमेंट अमंग मेंबर्स। तो जो सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड है वो हाईली डेवलप्ड है, वहीं इसी ग्रुप में जो कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार है वो पीछे रह जा रहे हैं। तो यानी एक सबको एक इवन डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है सारे मेंबर्स को। कोई मेंबर्स तो बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ को इतना बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। देन डिपेंडेंसी ऑन चाइना। बहुत सारे एशियन नेशंस, यानी जो एशियन जिस ऑर्गेनाइजेशन के नेशंस हैं वो चाइना पे रिलाई करते हैं ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो चाइना पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, इससे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है और एशियन की जो बार्गेनिंग पावर है वो रिड्यूस होती है। देन देर इज स्लो प्रोग्रेस ऑन एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। मतलब ये जो हमने एशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इसका एम था एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना, बट उतना जो डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए था जैसे कि यूरोपियन यूनियन में है एक सिंगल करेंसी थ्रू आउट द यूनियन, ऐसा कुछ भी ज़्यादा डीप इंटीग्रेशन होता हुआ नहीं दिखा। देन देर आर सर्टेन सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। सो जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन ही ऐसी है कि वहाँ पर राइजिंग सी लेवल, फ्लड्स, टाइफून्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड क्लाइमेट एक्शन अमंग मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो भी कोई ऐसा कोऑर्डिनेटेड क्लाइमेट एक्शन, कोई ऐसा चीज़, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं जिससे कि इन सब चीज़ों को टैकल किया जा सके। फिर वहाँ पर हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलीगल माइग्रेशन के भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। द इशूज़ ऑफ फोर्स लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। म्यांमार बांग्लादेश रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो हुई है, एक रोहिंग्या द पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर
उसने और ज़्यादा रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है पूरे रीजन में. So these are some challenges faced by the organization. So what is the conclusion? ASEAN is one of the strongest regional organizations in the world and plays a key role in regional stability, economic growth and security. तो ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं की तरह ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक की रोल प्ले करता है रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी हो, इन सब चीज़ों में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है. और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एशियन इज़ अ वाइटल पार्टनर अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि हमने डिस्कस करे, जैसे कि ट्रेड इम्बैलेंसेज, कनेक्टिविटी इशूज़, चाइना का इन्फ्लुएंस. इन सब चीज़ों को इन्हें एड्रेस करना चाहिए इस ग्रुप को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए. So these were all the crucial points that you needed to know about the Southeast Asia's most iconic organization that we call ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. In this short video, we covered all the key points that you needed to know about this organization. And this was my perspective on ASEAN. If you want to add something more, please feel free to drop it in the comment section. And if you have any doubt, if you think I made a mistake and you want to point it out, then also the comment section is open to all of you. Thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos. Thank you.